हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पीरियड्स में कितने क्लोट आना नॉर्मल होता है और पीरियड्स में क्लोट कब आते हैं। जैसे कि आपको पहले कभी भी क्लोट यानी कि खून के थक्के नहीं आए और अब आ रहे, तो उसके क्या कारण होते हैं। वो कितने बड़े क्लोट्स को यानी कि खून के थक्के को हम नॉर्मल मानते हैं, कितने बड़े एबनॉर्मल होते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। देखिए, पीरियड्स में पीरियड हर महीना आते हैं। ये कोई एक बीमारी तो है नहीं, ये नेचुरली है, सभी को आते हैं। अब पीरियड्स में पीरियड नॉर्मली 3 से 5 दिन तक होते हैं, किसी के 5 दिन से ऊपर भी जाते हैं, किसी के 7 दिन भी पीरियड आते हैं। पर हम नॉर्मल पीरियड और नॉर्मल ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, नॉर्मल क्लॉट्स किसको बोलते हैं। देखिए, जब से आपका पीरियड आना शुरू हुआ तब से आपके पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, यानी कि किसी को 3 दिन पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 दिन होती है, किसी को 7 दिन होती है। ये इतने 7 डेज तक पीरियड आना या ब्लड आना एक नॉर्मल होता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर एक एबनॉर्मल होता है। ये किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है। ओके। अब अगर आपके पीरियड 3 डेज आ रहा है या 5 डेज आ रहा है, उसमें पीरियड के फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि आपका पीरियड का फ्लो शुरू से कैसा है। कई फीमेल्स बताती है कि मैम हमारे पीरियड्स पहले अच्छे आते थे पर अभी कुछ महीनों से कम आ रहे हैं। ठीक है। कुछ कंप्लेंट करती है कि पहले हमारे पीरियड्स काफ़ी कम आते थे पर अभी ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज आ रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं। और ब्लड का फ्लो तेज आ रहा है, उसके साथ में क्लोट भी आ रहा है, यानी कि मांस के टुकड़े टाइप हमें दिखाई देते थे, जिसको हम खून के थक्के भी बोलते हैं। ठीक है। अब खून के थक्के आना कितना नॉर्मल होता है, कितना एबनॉर्मल होता है। देखिए, जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड में नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है। पहले तो आपको खून के थक्के नहीं आते थे पर अभी खून के थक्के आ रहे हैं। तो कितने बड़े थक्के आने चाहिए। देखिए, नॉर्मली खून के थक्के आने का कारण क्या होता है। हमारी यूट्रस होती है जो कि आपको इस टाइप की दिखाई देती है। इसमें एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मान लो कि अगर आप मैरिड है, सेक्सुअली एक्टिव है, या आप बेबी रोकने के लिए यानी कि कंसीव करना चाहते हैं, और कई लोग कंसीव नहीं करना चाहते। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो हमारी ओवरी से यानी कि अंडाशय से अंडा निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर वहाँ स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन के वो एम्ब्रियोई बन के हमारी यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आके इम्प्लांट हो गया। ठीक है। तो हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। अब अगर आपका एग स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना, ठीक है, तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसकी मोटाई काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। अब अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो फिर वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का क्या होगा, वो वहाँ से टूट जाएगी, यानी कि हर महीने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग झड़ती है। ओके। हमारी यूट्रस से वो रिमूव होती है, ऑटोमेटिक होती है। ये प्रोसीजर एक नेचुरल है, इसके लिए आप भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। ये एक प्रोसीजर नॉर्मली होती है। अब वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कई बार काफ़ी मोटी हो जाती है, यानी कि हार्मोन का लेवल कम ज़्यादा होने से, हार्मोन इनबैलेंस होने से इसका मोटाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो मोटाई बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे हमारे दूध में मलाई आ रही है, तो कई बार मलाई, अगर दूध गाढ़ा है तो मलाई अच्छी निकलेगी, अगर दूध पतला है तो मलाई नॉर्मली निकलेगी। तो हमारे यूट्रस का भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफ़ी मोटी हो गई है, उसका साइज काफ़ी बढ़ गया, तो उस मंथ हमारे पीरियड्स में खून के थक्के ज़्यादा आएंगे, यानी कि क्लोट ज़्यादा आएंगे। और जिस मंथ में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, नॉर्मली होती है, तो उस मंथ खून के थक्के नहीं आते हैं। तो ये प्रोसीजर एक नॉर्मल होती है। अब कई पेशेंट ये भी कंप्लेंट करती है कि मैम हमें कुछ महीने से तो बिल्कुल हम नॉर्मल थे पर अभी 1 आध 2 महीने से हमें क्लोट्स आ रहे हैं।
तो उसका क्या कारण होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जान रहे हैं कि देखिए, खून के थक्के आ रहे हैं आपको, तो कौन से खून के थक्के हम नॉर्मल मानते हैं जिसको पेशेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब खून के थक्के सभी को आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप मैरिड हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप रिमूव करते हैं, यानी कि कंसीव हो जाता है। तो हमें कब पता चलता है कि हमारी पीरियड की डेट मिस हो गई। पीरियड डेट मिस होने के बाद में हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तब हमें कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी रुक गई। अब प्रेगनेंसी रुक गई, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, तो कई बार आप में से भी कई लोगों ने हो सकता है कि एमटीपी किट का यूज़ किया हो, यानी कि एबॉर्शन पिल्स का यूज़ किया हो। तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके बाद में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और मोटी हो जाती है, यानी कि वो हमारे बेबी को प्रोटेक्शन देती है, बेबी को ग्रोथ के लिए। तो जैसे आपकी 40-50 दिन की प्रेगनेंसी होगी, कई पेशेंट की 60-70 दिन की प्रेगनेंसी भी होती है, फिर भी वो एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर लेते हैं। तब आपने देखा होगा कि हमें बड़े बड़े क्लोट निकलते हैं, यानी कि इतने बड़े, इतने इस साइज के क्लोट हमें निकलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो उन क्लोट्स को हम एबनॉर्मल मानते हैं। पर एक नॉर्मली क्लोट होते हैं, जैसे कि एक इतने बड़े आइस क्यूब के बराबर क्लोट अगर आ रहे हैं, आइस क्यूब से छोटे आ रहे हैं, यानी कि जैसे बादाम के टुकड़े के बराबर आ रहे हैं, बादाम के बराबर आ रहे हैं, या फिर आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट से थोड़े से छोटे क्लोट अगर आ रहे हैं, अखरोट के बराबर भी आ रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल क्लोट होते हैं। और ये क्लोट्स अगर बहुत देर देर में आ रहे हैं आपको, जैसे कि आधे 1 घंटे में या दिन में 2-3 ही क्लोट आए हैं, तो ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और जो क्लोट होते हैं उनका कलर एकदम हल्का डार्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इन क्लोट्स को हम नॉर्मल मानते हैं। पर एबनॉर्मल क्लोट कौन से होते हैं? एबनॉर्मल क्लोट उनको मानते हैं हम, जैसे कि हमारा जो एग रहता है, मुर्गी का अंडा रहता है, अगर इतने बड़े क्लोट आ रहे हैं आपको, तो वो एक एबनॉर्मल है, ठीक है। कभी उससे भी बड़े बड़े, यानी कि इतने बड़े बड़े क्लोट भी आ जाते हैं, यानी कि 2 नींबू के बराबर या 2 अंडे के बराबर क्लोट भी निकल जाते हैं। और उन क्लोट्स का कलर एकदम ब्राउन होता है, या फिर कई बार वो वाइट कलर के भी होते हैं, जैसे कि वो निकला है, जैसे आप वॉशरूम गए, कई बार निकल जाता है, वो हम जैसे टॉयलेट पास आउट करते हैं उसके बाद में नॉर्मली क्लोट आते हैं, क्योंकि पेट का निचला हिस्सा दबता है तो वहाँ प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रेशर से बाहर हो गया, पेशेंट पानी डालती है उनको उसके ऊपर, तो वो कई बार वाइट कलर का होता है, कई बार भूरे कलर का होता है, कई बार वो डार्क मैरून कलर का होता है, यानी कि एकदम ग्रीस जैसा भी दिखाई देता है, काला सा, या फिर वो बिल्कुल डार्क कलर का होता है। तो पेशेंट को वो अलग ही दिखता है कि इतना बड़ा खून का थक्का मुझे क्यों निकला है, ब्लड क्लॉट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कई बार प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, एबॉर्शन पिल्स लेने से भी खून के थक्के आते हैं। तो वो अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी जब हम रिमूव करते हैं तो खून के थक्के आना एक नॉर्मल होता है, ठीक है। पर पीरियड्स में अगर इतने बड़े खून के थक्के आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ रीजन होगा उसका, ठीक है। तो वही रीजंस के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए, नॉर्मली खून के थक्के वैसे तो आते नहीं हैं, हल्के फुल्के आते हैं, छोटे मोटे, जैसे बादाम के बराबर, अंगूर के बराबर, या अखरोट के बराबर, तो वो एक नॉर्मल होते हैं। और इनमें अगर ऐसे खून के थक्के आ रहे हैं, दिन में 2-4 आ रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल होता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको इतने एक के बराबर इतने बड़े बड़े क्लोट आ रहे हैं जिनका कलर बिल्कुल डार्क है, और वो दर्द के साथ में आ रहा है, और दिन में कई क्लोट आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। उस टाइम आपको क्या परहेज करना है कि जैसे अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है आपको, तो उस टाइम बॉडी में गर्मी बढ़ाने वाली चीज़ों को बिल्कुल भी मत खाइए, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मत यूज़ करिए जो हमारी बॉडी में हीट बढ़ा रहे हैं। गर्म पानी से नहीं नहाना उस टाइम पे, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, यानी कि हेवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है। और आपको झाड़, जैसे कि हम पोछा लगाते हैं पैर पे बैठ के, वो काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपके पेट के निचले हिस्से पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड क्लॉट और ज़्यादा निकलेंगे, ओके। और ये क्लॉट कई बार दर्द के साथ भी निकलते हैं,
ठीक है। तो आपको ये कुछ सावधानियां रखना है अगर बड़े बड़े क्लोट आप लोगों को आ रहे हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, क्योंकि अगर हेवी ब्लीडिंग हो जाती है तो क्लोट के साथ में ब्लीडिंग तो हेवी होना ही है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, कई पेशेंट चल फिर भी नहीं पाते अच्छे से। ओके, अब हम जानते हैं कि ब्लड क्लॉट आने के सबसे मेन कारण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला, या तो हमारी बच्चेदानी में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, यानी कि फाइब्रॉइड हो गए हैं, बच्चेदानी में गांठें हो गई हैं, जिसके कारण जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो वहीं ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो बाहर कब निकलेगा, यूट्रस में दर्द होगा यानी कि कंट्रैक्शन होगा, उसके बाद में वो बाहर आएगा, यानी कि बच्चेदानी में जैसे दर्द उठेगा, दर्द के साथ में वो बाहर फीक जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कि बच्चेदानी में आपको सूजन हो, यानी कि पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज हो, जिसको कि हम बच्चेदानी में सूजन बोलते हैं। अगर वो सूजन बढ़ गई हो तब भी रास्ता ब्लड को आने में कम होता है। अब बेसिक सी बात है, एक नॉर्मल बात है कि जैसे एक पाइप से पानी आ रहा बाहर, अगर उस पाइप में कोई रुकावट हो रही है तो पानी भी स्लो आएगा, यानी कि कम कम आएगा, और कई बार वो प्रेशर से आएगा तब वो ज़्यादा निकलेगा। तो कई बार हमारी बच्चेदानी में सूजन के कारण भी जो ब्लड आने का सर्विक्स रहती है, बच्चेदानी का मुंह रहता है, वहाँ आने का उसको रास्ता कम मिलता है, तो इसीलिए वहाँ ब्लड इकट्ठा हो होके फिर वो बाहर निकलता है। ठीक है। कई बार हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पीरियड काफ़ी डिले होके आ रहे हैं, पीरियड ऊपर नीचे यानी कि या तो जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है, और हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कारण भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसके कारण भी क्लॉट आते हैं। ओके। साथ ही में अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो उस कारण भी हमें क्लॉट की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। आपने सुना होगा एंडोमेट्रोसिस हो जाता है, एडिनोमायोसिस हो जाता है। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में सूजन हो जाती है। एडिनोमायोसिस यानी कि बच्चेदानी में सूजन हो गई है आपको। और पीआईडी भी वही होता है कि पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। ओके। तो इन बीमारियों के कारण भी कई बार आपको हेवी क्लॉट्स की प्रॉब्लम होती है। अब हम, अगर आपको क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप क्या जांच करवाएंगे, क्योंकि जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, प्रॉब्लम तो हो रही है, डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाते, तो फिर ऐसे में क्या समाधान है कि जिससे हम ये पता लगा सके क्या कि ये प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हमें ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आप एक्सरा भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने गायनिक के पास जाएंगे तो गायनिक आपको एडवाइस करेगी, आप जो भी प्रॉब्लम है वो गायनिक को बताएंगे कि मैम मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, इतने समय से हो रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें जा रही है, तो वो आपको एडवाइस करेगी कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, यानी कि एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, जिससे कि हम ये जान पाए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कई बार एक्सरे भी एडवाइस किए जाते हैं, कई बार ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसमें कि हमारे पूरे हार्मोन्स का लेवल को चेक किया जाता है। और एक बात और, अगर आपका थायराइड का हार्मोन्स भी का लेवल भी कम ज़्यादा है, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम भी है आपको, तो कई बार पीरियड्स में क्लॉट उसके कारण भी आते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल कारण थे, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक्सरा और अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप पता कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट के द्वारा। ब्लड टेस्ट में हमारे पूरे हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन से हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा हो रहा, क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आ रहा है। अब जो भी रिपोर्ट्स में आता है उस पर डिपेंड किया जाता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, आप किस चीज़ से ठीक हो पाएंगे। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है।